हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और टर्म 2 में जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल ही रहा है सोशल साइंस में पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, ये है हमारा आज का टॉपिक है। और इससे रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं उन सब पर जो हूँ बात करता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताता हूँ। तो उन चीज़ों को आप लोग समझते रहें और बुक रीडिंग करते रहें और दोनों चीज़ों को मिला करके आंसर लिखें। प्रैक्टिस लगातार करते रहें क्योंकि प्रैक्टिस ही मायने रखती है आप लोगों की। और मतलब कि दिन बहुत दूर नहीं है, एग्जाम्स बस आने वाली है, डेट तो सबको पता ही है। और तैयारी अपनी पूरे होशो हवास में लगन के साथ जरूर करते रहें, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की हम आज बात करेंगे। ये राजनीतिक दल क्या होते हैं? ये कुछ लोगों का एक क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो चुनाव लड़ता है, ठीक है, सरकार बनाता है और शासन करता है। यानी कि ये एक लोकतंत्र की पहचान है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की ये की एक पहचान होती है, एक सिंबल होता है। इसके बिना हम लोकतंत्र नहीं कहला सकते। ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ एक क्या है, एक मतलब कि एक इकाई होती है जिसके द्वारा शासन चलता है। क्योंकि कहा भी जाता है लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन है, लेकिन जनता उसमें स्वयं मतलब कि इन्वॉल्व होती है और उसके द्वारा चुने गए लोग शासन करते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी पार्टियां होती हैं, तो जनता जिसको लाइक करती है उसको वोटिंग करती है और जो मतलब कि बहुमत में होता है वो अपनी सरकार बनाता है। तो ये होते हैं दल, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज। इन पॉलिटिकल पार्टीज से पहले क्या था? सरकार नाम की चीज कोई नहीं थी, चाहे वो कोई भी देश हो, है ना। मतलब कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, नथिंग। तो फिर क्या था? पूरी अव्यवस्था, समाज में चारों तरफ अव्यवस्था थी। तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसे लोगों को चुन लें जो हमारे लिए कानून बनाए और अब जो हमारी शक्तियां हैं, जो अपने अधिकार हैं हमारे, हम उनको सौंप दें, वो हमारे लिए कानून बनाए। वो कानून जो बनेंगे वो उनके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी लागू होंगे, तभी हम एक सही, एक अच्छी जो है सरकार, एक अच्छा जीवन जी पाएंगे और सरकार दे पाएंगे। तो इस प्रकार से दल बने, सरकारें मतलब की बनी और उनका वो एक इतिहास रहा है। वर्तमान में आते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज। पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब कि परफॉर्म इन ए डेमोक्रेसी। यानी कि परफॉर्म जो करती हैं क्या पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनके अलग अलग फंक्शन क्या है? वेरियस फंक्शंस, ठीक है, उनके कार्य क्या हैं, हम इस चीज पर बात करेंगे। तो मैंने हेडिंग लिखी रखी है। पहला है कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, यानी कि चुनाव लड़ना। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं इनका ये पहला फंक्शन है कि चुनाव लड़ना। ये चुनाव लड़ती हैं, अपने मुद्दों को जनता के सामने रखती हैं और अपने विचार ये बताती हैं और सरकार बनाती हैं। जो सरकार नहीं बना पाती हैं वो विपक्ष में, अपोजिशन में चले जाते हैं। तो इनका पहला काम है चुनाव लड़ना, ठीक है। हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जैसा कि बुक में आप जब रीड करोगे तो आपको मिलेगा कि जो इलेक्शन जो कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन, उसमें जो रजिस्टर्ड जो पार्टीज हैं वे हैं 750। और 750 पार्टीज चुनाव में लड़ती हैं या नहीं, ये मतलब कि हर पार्टी चुनाव मतलब कि लड़े और वो जीते ऐसा संभव भी नहीं है। कुछ ही पार्टियां हैं जो अपने मुद्दे पर आगे तक चलती हैं और अच्छा परफॉर्म करती हैं और अपनी गवर्नमेंट भी बनाया करती हैं समय समय पर। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो सेंट्रल मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस के बाद बीजेपी या बीजेपी के बाद कांग्रेस, ये जो है चलता रहा है और वर्तमान में भी। तो ये होता है राजनीतिक दल का पहला फंक्शन, क्या? चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ने के बाद बात जो आती है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये नीतियां बनाती हैं और कार्यक्रम तय करती है, ठीक है। चुनाव से पहले ये अपनी पॉलिसी जनता को बताती है कि अगर अगर आप मुझे वोट देते हो और हमारी सरकार बनती है तो हम इन नीतियों को लागू करेंगे।
बहुत सारी देश बहुत सारी जो पार्टी जो मतलब की पार्टियां हैं वो अलग अलग जो है नीतियां आपके सामने पेश करती हैं। जैसे बीजेपी के समय में चुनाव में था कि धारा 370 हम हटाएंगे, तो वो उनका एक जो है कार्यक्रम था। एक क्या था, ये एक पॉलिसी थी कि हम अगर आते हैं तो हम ऐसा करेंगे, देश की सुरक्षा मतलब की व्यवस्था को हम तंदुरुस्त करेंगे, दुरुस्त करेंगे, और जो है अलगाववादी लोग हैं हम उनके ऊपर लगाम कसेंगे, ठीक है। और भारत की विदेश नीति को हम और बेहतर बनाएंगे। जैसा कि आप देखते आए हो, जैसे कांग्रेस की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो सबसे बेस्ट हुआ करती थी, ठीक है। जो अच्छा करेगा उसके बारे में अच्छा ही कहा जाएगा। जैसे मतलब कि गुट निरपेक्ष आंदोलन था, पंचशील सिद्धांत थे। इसके अलावा जब वो दुनिया के देशों में गए, फॉरेन में गए, तो वहाँ जो कंट्रीज जैसे जर्मनी है, रशिया है, ब्रिटेन है, तो इन देशों से उन्होंने जो है सपोर्ट मांगा, तो हमारे देश ने विकास करना शुरू किया, ठीक है। और गुट निरपेक्ष में क्या था कि हम किसी भी सुपर पावर में शामिल नहीं होंगे, हमको दोनों का सहयोग लेना था। तो इस प्रकार से पॉलिसीज होती हैं जिसके द्वारा हम अपनी बातों को चुनाव के दौरान रखते हैं। जैसे मान लीजिए जवाहर जी हैं, वर्तमान में एक एग्जाम्पल ले लो, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो अपने इन बातों को रख सकते हैं कि मैंने ये किया है। या दूसरी पार्टी है तो वो कोई नया विचार लेकर के आए और वो आपके सामने रख दी। जैसे बीजेपी का था कि धारा 370 हम हटाएंगे, वो किया भी, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारी पार्टियां अपनी अपनी नीतियां लेकर के आती हैं, चुनाव जीतती हैं और उस पर कार्य करती हैं, ठीक है। तो वो चीज बता रहा है। उसके बाद बताया है लॉ मेकिंग, कानून बनाना, क्योंकि कानून ही शासन करता है, कानून से बढ़ के तो कोई नहीं है, ठीक है। तो कानून बनाने वाली बात भी आती है। जैसे चुनाव जीतते हैं, जैसे लॉ मेकिंग, इस सिस्टम क्या होता है, पहले तो एक विधेयक होता है, एक साधारण विधेयक होता है, एक वित्त या धन विधेयक होता है। साधारण विधेयक में क्या होता है, ये किसी भी सदन में पेश हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। साधारण विधेयक की मैं जो है बात कर रहा हूँ, ये किसी भी सदन में पहले पेश हो सकता है। जैसे धन वित्त विधेयक होता है, ये सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। होता क्या है, जैसे एक नॉर्मली बताऊं तो विधेयक जब पेश होता है तो उस पर जो है लोकसभा में 3 वाचन होते हैं, 3 उस पर जो है डिस्कशन होते हैं, 3 डिस्कशन होते हैं। उसके बाद उसको पास किया जाता है राज्यसभा में, वहां भी उसके ऊपर 3 डिस्कशन होते हैं। फाइनली उसको जो है प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट चाहे तो अपने विवेक के आधार पर कह सकता है कि एक बार फिर से गौर किया जाए, ठीक है। तो फिर से वही प्रोसेस होती है। अंत में लास्ट में उसको वो जो है उस पर अपना सिग्नेचर करना ही होता है। उसके बाद वो विधेयक एक कानून का रूप धारण कर लेता है और पूरे देश पर लागू होता है। तो ये सब पॉसिबल किससे हो पाता है, पॉलिटिकल पार्टीज से, ठीक है। तो राजनीतिक दल का ये भी कार्य होता है, पूरा देश मिलकर के ये नहीं कर सकता। हमारे द्वारा मतलब कि चुने गए लोग, क्योंकि हम जिनको चुन रहे हैं पूरे देश की जनता चुन रही है, तो वो है तो काबिल, ठीक है। वो काम ना करे सही ढंग से वो अलग बात है, लेकिन हमने इनको चुना है तो कुछ देख करके चुना है, उनके कार्यक्रमों को, उनकी नीतियों को, पॉलिसी को जान करके चुना है, तो ठीक है। तो ये लोग जो है कानून निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। कौन, राजनीतिक दल। उसके बाद आता है रोल ऑफ अपोजिशन। रोल ऑफ अपोजिशन, चुनाव बहुत सारे दल आपस में लड़ते हैं, और जिसको बहुमत मिलता है वो गवर्नमेंट बनाता है, और जिसको बहुमत नहीं मिलता है वो क्या करता है, वो अपोजिशन की भूमिका निभाता है, और सरकार की नीतियों पर जो है निगाह बनाए रहता है। सरकार जो भी काम करती है, जो उसने वादे किए थे, अगर वो पूरा नहीं करती है तो यही अपोजिशन उन मुद्दों को उठाता है और कहता है कि आपने ये कहा था लेकिन आप तो ये पूरा नहीं कर रहे हो। यानी कि अपोजिशन को भी तो ये बात उठानी है, जैसे मैंने जो वादा किया है और उस वादे पर मैं खरा ना उतरूं तो अपोजिशन उस मुद्दे को उठाता है कि आपने तो ये वादा किया था तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। और यही बात अपोजिशन क्यों कह रहा है, अपोजिशन इसलिए कह रहा है कि आने वाले 5 साल के बाद, मतलब कि ये जो 5 साल चल रहे हैं इसके बाद मुझे फिर से चुनाव लड़ना है ना, नेक्स्ट टाइम में मुझे फिर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो वो इसीलिए कहता है कि जनता का ध्यान इस मुद्दे पर पड़े कि ये देखो जो वादा किया था ये काम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा कहा तो ये काम हो रहा है,
यानी कि कहने से हो रहा है, तो उसकी जो वाहवाही मिलेगी किसको मिलेगी? अपोजिशन को। तो अपोजिशन एक ये काम करता है। और दूसरा, ये देश पर जब कोई आपदा आती है या कोई कठिन समय होता है तो उसमें ये जो है, जो गवर्नमेंट जो पावर में है उसको ये सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो उसको गलत काम होने से रोकता है जो पावर में है, और जो कोई मान लो आपदा आ जाए तो उस पर ये सपोर्ट भी करता है, तो आलोचना भी करता है। इसका काम ही है आलोचना करना, ठीक है, अपोजिशन का। तो अपोजिशन की भी भूमिका निभाते हैं राजनीतिक दल। उसके बाद है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, सरकार बनाती है, उसको जो है आगे बढ़ाती है, चलाती है सरकार को बना करके, ठीक है। प्रधानमंत्री बनते हैं, स्टेट में जो है चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका अपना एक मंत्रिमंडल होता है, एक मंत्रिपरिषद होता है, जो सब मिल करके एक सामूहिक रूप से, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से अपना कार्य करते हैं, जिसमें राष्ट्रपति और मतलब कि प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और मिनिस्टर्स होते हैं। ये तीनों कड़ियां मिलकर के सरकार बनाते हैं और एक अच्छा शासन देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये हुआ स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन ए डेमोक्रेसी। तो आपको ये इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 हेडिंग्स हैं, इन पर आप एक बार फिर से जो है गौर कर लेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या है, इनके फंक्शन क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर एक बार गौर करें इस पर। उसके बाद आता है दूसरा, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, इनके सामने क्या चुनौतियां होती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनमें भी जो है चुनौतियां होती हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज भी इसमें होती हैं जिनको इन्हें पेश करना होता है। अब वे जो है डिफिकल्टीज कौन कौन सी हैं, हम इस पर बात करते हैं। पहला है लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि आंतरिक, इंटरनल डेमोक्रेसी जो है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ठीक है। जो पार्टियां होती है इसमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है, यानी कि जो पार्टी के मेंबर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो जुझारू कार्यकर्ता होते हैं, उनको पार्टी में क्या चल रहा है इन चीजों से उनको अवगत ही नहीं कराया जाता है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां तो ऐसी हैं जो कि ये भी डिक्लेयर नहीं करती हैं कि उसके मेंबर्स कितने हैं, है ना, और उनमें जो घमासान मचा रहता है। कुछ लोग तो इतना बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं गिनती नहीं, और जो चापलूसी में लगे, जो मतलब कि फ्लटरर हैं, और वो तो आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक जो है विचारधारा का अभाव पाया जाता है राजनीतिक दलों में। इससे क्या होता है, लोगों की काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है क्या, लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन यानी वंशवाद। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनमें वंशवाद चलता है, दादा पिता जो है उसके बाद एक परिवारवाद मतलब चल पड़ता है। जैसे कोई पार्टी बनी जो उसका अध्यक्ष बनेगा, जैसे जो फाउंडर था वो तो है ही, उसके बाद एक परिवारवाद चलने लगता है ना। जैसे कि राजतंत्र में होता था कि राजा है, फिर राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, यानी कि परिवार का ही कोई मेंबर उस गद्दी पर बैठेगा जिसका वो मालिक रहा है। लेकिन क्या ये पॉसिबल या क्या ये चीज होनी चाहिए? नो, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो जुझारू कार्य करता है, जो योग्यता रखता है, उसको जो है जो राजनीतिक दल में जो पार्टी है उसमें उसको वो स्थान मिलना चाहिए जिस काबिल वो है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो परिवार के ही लोग, अध्यक्ष का पद है, उपाध्यक्ष का पद है, तो मुख्य पदों पर वो कब्जा जमाए रहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं का शोषण किया करते हैं। ये भी एक चुनौती है राजनीतिक दलों में। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद है मनी एंड मसल पावर, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज में आजकल क्या है, इलेक्शन क्या हो गया है, मनी और मसल पावर का गेम हो गया है। पैसा और जनबल, जिसके पास है वही पार्टी जो है चुनाव लड़ता है, और देखा जाता है कि विजय भी लगभग उसी की ही होती है। आजकल ये देखा गया है। आजकल ईमानदारी से मतलब कि लड़ने के लिए जैसे हम मैदान में उतरते हैं चुनाव में, तो आपको उतना वो वैल्यू नहीं मिलेगा,
आप भी उठा करके देख लो, रिकॉर्ड देखे जाएं अगर, कि जो एमएलएज हैं या एमपीज हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखने में ये आया है कि जितने भी देखे गए हैं उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाए और जो उनके रिकॉर्ड रहे हैं, जो कि क्रिमिनल जो है रिकॉर्ड रहे हैं, वो भी देखे जाएं, तो उनमें अधिकांशतः यही देखने को मिलता है कि ईमानदार छवि वाले कम हैं और बदनाम छवि वाले हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा यही नहीं है, अदर कंट्रीज में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया है, ये पैसे का खेल हो गया है, जिसके पास पैसा उसी का वोट खरीद लिए जाते हैं ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपना वोट नहीं बेचना चाहिए, यही तो हमारा एक सबसे बड़ा अधिकार है, वो भी आजकल जो है पैसे के बल पर छीन लिया जाता है। लोगों को डरा धमका करके मसल पावर के आधार पर जो है लोगों से वोट ले लिए जाते हैं। तो ये ऐसा माहौल क्रिएट हो रखा है आजकल का, तो ये भी क्या है, एक चैलेंज है। उसके बाद आता है मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। अब सबसे बड़ी बात है, विकल्पहीनता लोगों के सामने है, लोगों के सामने विकल्प नहीं है कि किसको चुना जाए। जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी में उसी प्रकार के नेता और सभी की उसी प्रकार की नीतियां। आजकल लोग पार्टियां चुनाव में जो खड़े होते हैं, जो लड़ते हैं, अपना जो स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। कभी भी आप वर्तमान में देखोगे कि आजकल जो चुनाव होते हैं उसमें केवल हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि पिछली सरकार ने ऐसा किया और हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमें बुराइयों पर नहीं जाना है, बल्कि उनकी जो पॉलिसी है, जो उनकी नीति है, हमें उस पर गौर करना है। लेकिन आजकल ऐसा होता कम है, हम बुराई पर अगर नहीं भी है और हम कुछ बातें जोड़ तोड़ के बता भी रहे हैं तो लोग उस पर जल्दी बिलीव कर लेते हैं, तो हमें ये बिलीव नहीं करना है। ठीक है, लेकिन दलों के सामने, और इससे क्या होता है कि हमारे सामने चुनौती पेश हो जाती है कि हम किसको चुने। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा गवर्नमेंट बनाती है। अदर पार्टियां भी हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़ने की भी पूरी छूट है, लेकिन होता क्या है कि उन पर दबाव रहता है कि उनको जीतना नहीं है। ठीक है, तो कैसे भी करके उनको रेस से बाहर कर दिया जाता है और सरकार कम्युनिस्ट की ही जो है बनती है। तो किसी के पास अब ऑप्शन ही नहीं, जब एक ही पार्टी है तो उसी को लोग चुन रहे हैं, तो ऑप्शन की कमी है। ठीक है, और उसी प्रकार से विचारों में जो पॉलिसी है उनमें भी अब ऑप्शन कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि आरोप वाली राजनीति आजकल चल रही है। तो ये चीजें थी, लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी और डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर। उसके बाद है मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, विकल्पहीनता है, हमारे पास आजकल विकल्प नहीं है, किसको चुने। इसीलिए तो नोटा चल रहा है आजकल कि कोई पसंद का नहीं, चलो हटाओ, नोटा को ही प्रेस कर दो ना, नन ऑफ द एबव, हमें किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है। तो आजकल तो ये भी चल रहा है, तो ये उसी का एक परिणाम है, नोटा। फिर है सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। अब आपको कुछ ऐसे सजेशन देने हैं कि जिससे कि जो पार्टियां हैं वो अपना काम सही ढंग से कर सकें, है ना। तो दो सजेशन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, एक है एंटी डिफ्लेक्शन और दूसरा है एफिडेविट। ठीक है, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ में क्या है, लोकपाल विधेयक। इसमें क्या होता है कि वर्तमान में देखा जाए तो दल बदलू राजनीति चल रही, दल बदलने की राजनीति चल रही है। कुछ दल बदलू नेता भी होते हैं, जैसे कि मैंने लिख रखा है, एमएलएज, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये जो मेंबर होते हैं ये मौका पड़ने पर दल बदला करते हैं। चुनाव के समय, चुनाव से जस्ट पहले ये चीज देखने को मिलती है, उसके बाद चुनाव के बाद, सरकार के गठन के बाद ये चीज देखने को मिलती है कि लोग दल बदलने में बड़े जल्दी आतुर होते हैं और अपनी पार्टियां बदलते हैं। जिस पार्टी में थे उसको छोड़ करके जिस पार्टी में जा रहे हैं उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, और जिस पार्टी में थे उसके बारे में कहते हैं कि मेरा तो वहां पर दम घुट रहा था। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, सही है ना। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक दम नहीं घुटा, मतलब कि घुटा, और आपकी तो अभी मृत्यु भी नहीं, तो कैसे आप इतना समय वहां पर जो है बिता करके फिर यहाँ चले आए, और क्या गारंटी है कि यहाँ पर दम नहीं घुटेगा आपका। तो इससे क्या होता है कि जो नेता हैं, जो नेता शब्द है
वो उसकी जो है छवि खराब होती है नेता शब्द की। वो नेता शब्द जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए इस्तेमाल होता था, महात्मा गांधी जी के लिए नेताजी, है ना, नेता ही कहेंगे उनको, जो कि अगुवाई करे हमारा, जो हमारे आगे चले, ठीक है, और हम उनका अनुकरण करें, ये है नेता। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो नाम है नेता, काम कुछ और है, ठीक है। तो ये छवि बिगाड़ने का काम करते हैं, पार्टी बदला करते हैं। तो ये होता है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। इसको लागू होना चाहिए, लेकिन ये आज तक पारित नहीं हो पाया, क्योंकि कौन चाहता है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। अगर ये पारित होता है तो फिर आपकी जो सदस्यता है वो हमेशा के लिए जो है इनवैलिड हो जाएगी, तो नुकसान होगा। तो इसीलिए जो है लोग इस जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, इस कानून को मतलब कि इस विधेयक को पारित होने नहीं देते हैं। इसका नुकसान हमको ही उठाना पड़ता है। फिर है एफिडेविट। एफिडेविट माने शपथ पत्र देना। चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बना दिया है कि अब जितने भी लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको एफिडेविट देना होगा, जिसमें उनको अपनी पूरी क्वालिफिकेशन देनी होगी। मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी क्या प्रॉपर्टी क्या है, वो भी उसमें लिखना होता है, बताना होता है। और तीसरी चीज़ है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है आपका। तो इस प्रकार से ये तीन चीज़ें उस एफिडेविट में मेंशन करनी होती है और उसको जमा करना होता है, दिखाना होता है। और जब ये जमा हो जाता है तो ये न्यूज़पेपर में भी आ जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि चुनाव में पारदर्शिता लाना। जो प्रतिनिधि लोग खड़े हैं उसमें पारदर्शिता लाना कि हम किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के या अपराधी छवि वाले व्यक्ति को टिकट नहीं दे रहे हैं, बल्कि साफ सुथरी छवि वालों को देख रहे हैं। तो ये चीज़ आप देख करके तय कर सकते हो, और जिसका रिकॉर्ड अच्छा है आप उसी के प्रति ज़्यादा लगाव रखने लगेंगे और आप कोशिश करोगे कि इसको जो है जिताया जाए चुनाव में, ना। तो इस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट का एक बेहतर कदम है। तो ये था क्या कि किसी भी पार्टी को वो अच्छा काम मतलब कि काम करे, उसको मजबूत बनाने के लिए ये दो मैंने हेडिंग आपको बताई, इनको आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद है डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को परिभाषित करें, जैसा कि यह कुछ लोगों का एक समूह होता है, दल होता है, जिसकी अपनी नीतियां होती हैं, उस नीति पर वो काम करता है, जनता के सामने अपनी बातों को रखता है, उनको जो है प्रेरित करता है, और चुनाव जीतता है तो सरकार बनाता है, और नहीं जीतता है तो अपोजिशन में बैठता है, ठीक है। एक प्रकार से ये जनमत का निर्माण करता है। चुनाव जीतता है, जनमत का निर्माण करता है, ठीक है। सरकार काम करती है, जनता उस पर अपनी राय व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से ये दोनों लोग मिलकर के एक स्वस्थ, एक हेल्दी जो है जनमत का निर्माण करते हैं। तो ये होता है राजनीतिक दल। और देखा जाए तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसके 3 तत्व होते हैं। एक तो होता है लीडर्स। हर दल के लीडर्स होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। उसके बाद होता है एक्टिव मेंबर्स, ठीक है, वे कार्यकर्ता जो कि पार्टी के लिए रातों दिन एक कर देते हैं, जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। नेताजी करके आगे पीछे, और जो उनके द्वारा कार्य हो रहे हैं, जैसे चुनाव के समय बैनर लगवाना है, पोस्टर चिपकाना है, तो वो सब काम करना, ना, व्यवस्थाएं देखना, मीटिंग है, स्पीच देना है, वहाँ की पूरी व्यवस्था को देखना। तो ये एक्टिव मेंबर्स होते हैं। उसके बाद है फॉलोअर्स माने अनुयायी, मानने वाले। जैसे कांग्रेस को मानने वाले, कई लोग कांग्रेसी होते हैं, कई लोग भाजपाई होते हैं कहा जाता है, कई लोग समाजवादी होते हैं, कुछ लोग बसपाई होते हैं जो कि बसपा पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके सिद्धांतों और उनके विचारों पर विश्वास करते हैं, ना। तो सबका अपना एक दल होता है जिसमें वो विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि वही दल सरकार बनाए, है ना। क्योंकि जो दल बनते हैं, वर्तमान में जितनी भी पार्टियां बनती हैं, ये पार्टियां देश हित के लिए, राज्य हित के लिए तो बनती ही बनती हैं, लेकिन वर्तमान में क्या देखा जाता है कि ये पार्टियां नए नए मुद्दे लेकर के बन रही हैं। जैसे जातिवाद का मुद्दा लेकर के बनती हैं,
ठीक है, कि हम इस जाति के हैं और इस जाति का वोट हम खींचेंगे। तो इस प्रकार से ये जातिगत भावनाएं ज्यादा जो है पनपती जा रही हैं। ठीक है, तो मैंने ये जो 3 चीजें बताई आपको ध्यान रखना है कि डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी, मैंने बताया पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, परिभाषित किया उसको, इसके 3 कंपोनेंट आपको जरूर लिखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की, जैसे कांग्रेस को देख लो आप। कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, देखा जाए अगर जैसे बुक आप जब कभी उठाओगे तो उसमें देखा जाए तो सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है, उस पार्टी में क्या है, कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी और कहा जाता है कि ये लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लिखे देते हैं यहाँ पर डफरिन ये वायसराय थे तत्कालीन। इनके समय में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कहाँ पर, बंबई में गोकुल मतलब गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बंबई में स्थापित होती है और स्थापना के जो डेट है 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुई थी। और कांग्रेस ने भारत में बाद में भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, हालांकि इस पार्टी को अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिहाज से बनाया था कि हमारे सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा, सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करेगा, ताकि देखो कांग्रेस में जितने भी नेता गए सब पढ़े लिखे लोग थे, सब एडवोकेट थे। तो अंग्रेजों का पूरा प्लान था कि पढ़े लिखे लोगों को जोड़ लोगे तो आम जनता जो है वो तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी और किसी प्रकार की दोबारा कोई क्रांति नहीं पनपने पाएगी, जिस प्रकार से 1857 की क्रांति पनपी थी। ठीक है, तो ये है कांग्रेस। लेकिन इसका उद्देश्य बाद में क्या हो जाता है, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालो। ठीक है, उसके बाद बीजेपी का नाम आता है भारतीय जनता पार्टी। इसके फाउंडर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। इन लोगों ने बीजेपी पार्टी की स्थापना की। और किस ईयर में ये फाउंडेड, 6 अप्रैल 1980 में। कुछ और पार्टी से कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट 1964 में इसकी स्थापना हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की, साम्यवादी पार्टी की, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास करता है और लेनिनवादी विचारधारा में विश्वास करता है। मार्क्स और लेनिन कौन थे, मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स है ना, इन्होंने हमेशा श्रमिकों के पक्ष में लड़ाई लड़ी, श्रमिकों के लिए लड़ाई लड़ी। और लेनिन कौन थे, सभी लोग जानते हैं, रशियन क्रांति में, ठीक है, बोल्शेविक पार्टी, जो कि कहते थे कि अगर हमें अधिकार पाना है तो हमको लड़ना होगा और अपने अधिकारों को हमें छीनना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों ने ही एक ने श्रमिकों के पक्ष में और एक ने आम जनता के पक्ष में हमेशा आवाज उठाई और अपने अधिकारों को छीन लेने की बात की। ठीक है, तो ये इनके विचारों से प्रभावित है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। बुक रीडिंग करके आप सारी चीज़ों को मेंशन करके एक जगह पर रख लें, उसको देखते रहें। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम आते हैं काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम। जो पार्टी का सिस्टम होता है, पार्टी के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की पार्टियां। हर देश में अलग अलग प्रकार का सिस्टम चलता है। कहीं पर एक दलीय शासन व्यवस्था है, कहीं पर बहुदलीय शासन व्यवस्था है, कहीं पर द्विदलीय व्यवस्था है, कहीं पर ना। तो जैसे बात करें सिंगल पार्टी सिस्टम, एक दलीय व्यवस्था, ये भी देखिए एक चीज आपको बता दूं मैं, ये जो तीनों शासन व्यवस्था, ये तीनों पार्टी सिस्टम आपको दिख रहे हैं, ये इन सब में ये जो है ये तीनों पार्टी सिस्टम आपको डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देखने को मिलेंगी। कहीं कहीं बहुदलीय व्यवस्था है, कहीं पर 2 दल है, कहीं पर 1 दल है। हालांकि डेमोक्रेटिक शासन वाले देश हैं वो, ऐसा नहीं कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे चाइना में देख लो आप, तो चाइना में आपको सिंगल पार्टी सिस्टम दिखता है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी शासन करती चली आई है। क्या वहां पर लोकतंत्र नहीं है? ठीक है, लेकिन वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी एक प्रकार से शासन पर पूरा कंट्रोल रखती है। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हो कि कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन वहां पर उतने स्वतंत्र नहीं है जितने कि हमारे देश में लोग स्वतंत्र हैं अपनी बात को रखने के लिए। रशिया में देख लो आप, वहां तो कहा जाता है कि जैसे व्लादिमीर पुतिन हैं
वो तो सुनने में तो ये भी आता है कि वे 2035 तक जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं, क्योंकि उनका जो है अपोजिशन पर पूरा कंट्रोल है, ये कहा जाता है पुतिन के बारे में ना। तो वहाँ जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पर कम्युनिस्ट शासन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा है बी पार्टी सिस्टम, जहां पर दो दल है केवल। अमेरिका इसका उदाहरण है। जैसे एक है रिपब्लिकन, एक है डेमोक्रेटिक। ठीक है, वहां पर दो दलीय शासन व्यवस्था है, दो दल में ही चुनाव होते हैं। और ऐसा नहीं कि अदर पार्टी नहीं है, अदर पार्टियां हैं, लेकिन वो उतना एक्टिव मोड में नहीं है जितनी कि ये दो हैं। तो वहां पर इन दो दलों की ही सरकारें बना बिगड़ा करती हैं। ठीक है, 5-5 सालों के लिए, 5-5 वर्षों के लिए, 5 ईयर्स, ये तो हर जगह चलता है। उसके बाद है मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय शासन व्यवस्था। ये हमारे यहाँ देखने को मिलती है। जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये एक प्रकार से कहा जाए तो चुनावी जो चुनाव होते हैं वहां के लिए ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। लोगों के सामने जब बहुत सारे विकल्प मतलब कि होते हैं, तो उनको चुनने में बड़ी डिफिकल्टीज जो हमको पेश करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से किसी एक सरकार को, किसी एक दल को एक अच्छा बहुमत नहीं मिल पाता है। तो उसकी वजह से वो सरकार बनाने के लिए एक पार्टी वो दूसरे दलों से सपोर्ट मांगती है और वो उसको सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, निजी स्वार्थ छिपा होता है। जो त्रिकोणीय गवर्नमेंट सरकार की है, वो सरकार स्थायी नहीं होती, क्योंकि सबके उसमें निजी स्वार्थ होते हैं और मिलकर के सरकार बनाते हैं कि चलो हमारे निजी स्वार्थ पूरे होंगे। जब निजी स्वार्थ नहीं पूरे होते हैं, तो जो पार्टियां जुड़ करके गवर्नमेंट बनाई है वो अपना अपना समर्थन पीछे खींच लेती हैं, उससे अपना हाथ खींच लेती है। और क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है गिर जाती है और फिर से चुनाव कराने पड़ते हैं, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर लोड बढ़ता है, देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर भी लोड पड़ता है, पूरा सरकारी महकमा भी परेशान होता है। तो बार बार चुनाव क्यों हो? तो बहुदलीय शासन व्यवस्था में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बहुदलीय में। ठीक है, और यही प्रॉब्लम हमारे देश में भी है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो मतलब कि कुछ वर्षों से एक पार्टी को ही जो है अच्छा बहुमत मिलता चला आ रहा है, तो सरकार बना रहे हैं और सरकार स्थायी भी है। वो 5-5 साल आसानी से अपने पूरे भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो मिलकर सरकार बनाते हैं, जो कि स्थायी नहीं होती है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन। तो इसको आप लोग पढ़ते रहें और बुक रीडिंग जरूर करते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।